अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 1 पार्ट नंबर 8। तो जो लेक्चर नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 है वो कंटिन्यूशन ही है चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर की। लास्ट लेक्चर में हमने चाइना की ग्रैंड स्ट्रेटेजी के बारे में पढ़ा कि वो किस तरह यूएस को कंटेन करने के लिए कौन कौन से मेजर्स ले रहा है या उसने कौन कौन से मेजर्स आगे फ्यूचर में लेने हैं। हमने साथ साथ चाइना की जो हिस्ट्री है उसको भी पढ़ा, जिसमें हमने चाइनीज रेवोल्यूशन, देन उनके रिकवरी पीरियड, उसके बाद जो उन्होंने नेशनल प्रोग्रेस की, और देन 2004 से ऑनवर्ड जो उनका रिजुविनेशन पीरियड है उसको भी डिस्कस किया। हमने ये देखा कि चाइना ने कभी भी अपने इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए जो मिलिट्री पावर है उसको कभी भी यूज नहीं किया। उन्होंने हमेशा नॉन कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स की या नॉन कन्फ्रंटेशनल स्ट्रेटेजी जो है वो अपनाई है। और इस दफा यूएस को कंटेन करने के लिए जो चाइना ने पॉलिसी बनाई है वो है वन बेल्ट वन रोड। हमारे जो लास्ट लेक्चर की डिस्कोर्स थी वो थी अबाउट वन बेल्ट एंड वन रोड। तो इस लेक्चर में हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ वन बेल्ट वन रोड। द वन बेल्ट वन रोड initiative, also known as Belt and Road Initiative, is a massive infrastructure and economic development project launched by China in 2013. The objectives of OBOR are as follows. तो 2013 में चाइना ने इस इनिशिएट को लिया। तो आइए चेक करते हैं कि कौन कौन से इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। द फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जो चाइना का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है कि हमने दुनिया में जो इकोनॉमी है उसको स्टेबल करना है। लास्ट लेक्चर में ही हमने पढ़ा जो चाइना की स्ट्रेटेजी है डेवलपमेंट इक्वल सिक्योरिटी, तो ये उसी से ही रिलेटेड है। चाइना का प्रोग्राम है कि वो पूरी दुनिया में ऐसा रोड नेटवर्क, लैंड नेटवर्क, सी रूट नेटवर्क जो है वो फॉर्मुलेट करे जिससे तमाम दुनिया जो है वो कनेक्ट हो जाए। और हमने देखा कि चाइना जो है पूरी दुनिया में बहुत सारे कॉरिडोर जो है वो बिल्ड कर रहा है ताकि जो ट्रेड है वो आसान हो सके और चीप हो सके। तो दुनिया की जो आजकल फॉल्टरिंग इकोनॉमी है उसको सहारा देने के लिए चाइना ने वन बेल्ट वन रोड का इनिशिएटिव लिया और उसका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही है। द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो चाइना जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करेगा कंट्रीज में जो कि OBOR के मेंबर्स होंगे, और वहां पर रोड नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, इंडस्ट्रीज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वो क्रिएट करेगा या वो बिल्ड करेगा ताकि ट्रेड को वाइबल बनाया जा सके और जो उनके प्रोडक्शन है वो बढ़ाई जा सके। सीपैक बेस्ट एग्जांपल है। सीपैक के तनाजुर में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में चाइनीज इन्वेस्टमेंट के थ्रू थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर की एक रोड नेटवर्क उन्होंने क्रिएट किया है जो कि गवादर से लेके चाइनीज प्रोविंस काशगर तक जाता है। एक और बात जो है वो आपने जहन में रखनी है कि जो OBOR है उसके कुछ फेजेस हैं। जो फर्स्ट फेज है उसमें जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो डिफरेंट कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगी और देन फेज 2 में उनको ट्रेड के लिए यूज करेंगी। द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज अबाउट इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग। तो OBOR के थ्रू जो चाइनीज गवर्नमेंट है, चाइनीज बैंक्स हैं या मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, सॉवरन वेल्थ फंड्स हैं और प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं इन्वेस्ट करेंगे कंट्रीज में ताकि जो कंट्रीज हैं वो अपनी प्रोडक्शन को एलिवेट कर सके। मींस के उन कंट्रीज में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI होगी जिसकी वजह से उन कंट्रीज के फॉरेन रिजर्व जो हैं वो बढ़ेंगे। द फोर्थ वन इज कल्चरल एक्सचेंज। तो OBOR के थ्रू जो चाइना है वो पीपल टू पीपल एक्सचेंज प्रोग्राम्स को भी प्रमोट करेगा। एकेडमिक कोऑपरेशन होंगी, कल्चरल इवेंट्स होंगे ताकि जो चाइनीज कम्युनिटी है वो दुनिया के साथ कनेक्ट हो सके या दुनिया के जो तौर तरीके हैं उनको भी जान सके। हमें पता है कि चाइना जो है वो एक अथॉरिटेरियन कंट्री है, वो इतनी आसानी से अपने जो पीपल्स हैं उनको दूसरे कंट्रीज के जो पीपल हैं उनके साथ कोऑपरेशन नहीं करने देता, क्योंकि
ये उनके नेशनल सिक्योरिटी का एक अहम कंसर्न है। बट अंडर OBOR जो चाइनीज पीपल हैं वो दुनिया के साथ कनेक्ट हो सकेंगे और दुनिया के जो तौर तरीके हैं वो सीख सकेंगे। पाकिस्तान में जैसे जो कन्फ्यूशियज्म के प्रोग्राम्स हैं उनमें चाइनीज बहुत ज्यादा तादाद में एनरोल होते हैं। तो इसका हम अगर क्रिटिकल एनालिसिस करें तो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के थ्रू चाइना जो है अपनी सॉफ्ट पावर जो है उसको प्रमोट कर रहा है। The fifth point is political influence. Some observers believe that OBOR is a part of China's border strategy to increase its political influence and expand its international standing. तो इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू चाइना जो है वो अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दुनिया के जो कंट्रीज हैं उनमें एक्सर्ट करेगा। हम पाकिस्तान की ही एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई ऐसा स्टेप उठाया जाता है जिसकी वजह से जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है उसको कोई हर्ट हो तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन उठाती है। एक और चीज आप नोट करें कि जब हमारे यहाँ पर कोई ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट इवन बात करते हैं तो वो या हमारी इवन मसाजिद में जब ह्यूमन राइट्स के बारे में कोई डिस्कोर्स होती है तो वहाँ पर कश्मीर, पैलेस्टाइन और बर्मा के मुसलमानों का ही जिक्र होता है। तो चाइना ने जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके थ्रू कंट्रीज में अपने इन्फ्लुएंस जो है वो क्रिएट किए हुए हैं ताकि उनके इस साइड को कोई ना चैलेंज कर सके। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, हु इज रीबैलेंसिंग होम, यूएसए वर्सेस चाइनाज जीडीपी। द टर्म रीबैलेंसिंग इन इंटरनेशनल रिलेशंस जनरली रेफर्स टू द शिफ्टिंग ऑफ पावर और इन्फ्लुएंस फ्रॉम वन कंट्री और रीजन टू अनदर. Compare the relative weight of US and Chinese economy as if they were two competitors on opposite ends of seesaw. The conclusion is as obvious as it is painful. Americans have been debating that they should put less weight on their left foot, Middle East, in order to put more weight on their right, Asia. Meanwhile, China has kept growing at 3 times the US rate. As a result, America's side of seesaw has tilted to a point that soon both feet will be dangling entirely off the ground. तो इस स्लाइड में बात हो रही है कि कौन सा कंट्री किसको रीबैलेंस कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, चाइना जो है वो उसके लिए बहुत अच्छा मौका है राइज करने के लिए, क्योंकि जो यूएस है हमें पता है उसने दुनिया में हर जगह ही अपनी जो टांग है वो फंसाई हुई है और वो कहीं से भी अगर अपने आप को पुल आउट करता है तो उसके लिए बड़ी परेशानियां जो हैं वो खड़ी हो जाती हैं। वाइल अगर हम देखें तो चाइना ने सिर्फ और सिर्फ अपनी इकोनॉमी पे ही ज़्यादा फोकस किया हुआ है और वो इतना ग्रो कर गया है कि अमेरिका और उसके एलाइज साथ मिलकर भी चाइनीज इकोनॉमी को स्टम्बल नहीं कर सकते। In 2028, according to indexes, China will rise economically. In 2004, US was leading the economic terms, but in 2014, the world has seen a balance between two giant economies. China specifically doesn't want any escalation and confrontation till she has achieved its interest peacefully. अगर आप ये ग्राफ देखें और कंपैरिजन देखें तो साफ पता चल रहा है कि विद इन अ डेकेड 2010 से लेकर 2020 तक कितना चेंज आया है। चाइना की जो इकोनॉमी है उसने कितना अपसर्ज किया है और अगले 10 से 12 सालों में ये इजीली जो यूएस की इकोनॉमी है उसको सरपास कर देगी और ये बहुत बड़ा एक नेगेटिव ओमन है फॉर द यूएस। तो कंक्लूड करते हैं अपने इस लेक्चर को कि चाइना जो है वो जस्ट इकोनॉमिकली राइज कर रहा है, उसने कोई भी कन्फ्रंटेशन यूएस के साथ नहीं की, पर कुछ सालों बाद जब वो यूएस को सरपास कर देगा तब हमें जो चाइना का एग्रेसिव मूड है वो भी नज़र आएगा। चाइना जो है वो चैलेंज करेगा यूएस की डोमिनेंसी। एक एग्जांपल आप देखें तो यूएस जो है उसकी कितनी ज़्यादा इंटरफेरेंस थी मिडिल ईस्ट में, तो चाइना जो है अब इंटरवीन कर रहा है और ऐसे ऐसे स्टेप्स ले रहा है जिससे यूएस की जो ग्लोबली इमेज है वो डाउनग्रेड हो रही है। रिसेंटली ईरान और
सऊदीया का पैक्ट करवा के या पैचअप करवा के चाइना ने ये साबित कर दिया कि बगैर किसी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन चीज़ें जो हैं वो सॉल्व हो सकती हैं। अगर इन्हीं दोनों कंट्रीज़ के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको यूएस सॉल्व करवाने की कोशिश करता तो हो सकता था कि उनमें सिवियरिटी बहुत ज़्यादा होती, क्योंकि यूएस जो है वो सपोर्ट करता है मिलिट्री एडवांसमेंट्स को, जबकि चाइना जो है वो सपोर्ट करता है इकोनॉमिक एडवांसमेंट्स को।